सुजाता, मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे खाने का डब्बा दे दो। ये लीजिए जी आपका खाने का डब्बा। और आजकल बारिश का मौसम चल रहा है तो जरा ध्यान से रिक्शा चलाना। आपको पता है ना रास्ते पर कितने गड्ढे हैं, हर रोज कितने रिक्शा गड्ढे की वजह से गिर जाते हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ध्यान से ही रिक्शा चलाऊंगा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि आप रिक्शा ध्यान से ही चलाते हो, लेकिन फिर भी आजकल के रोड इतने खराब है कि ध्यान से चलने के बाद भी कभी भी कुछ भी हो जाता है, इसलिए जरा ज्यादा ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ वरना ज्यादा सवारी नहीं मिलेंगी। मोहन अपनी रिक्शा लेकर काम के लिए निकल पड़ता है। बाजार में पहुँचते ही उसे सवारी भी मिल जाती है। भैया, मुझे मदन लाल चौक जाना है, वहां तक के कितने पैसे होंगे? मदन लाल चौक तो यहाँ से थोड़ा दूर है भैया, तो 100 रुपए लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा हुआ कि आपने मुझसे मदन लाल चौक के 100 रुपए मांगे, बाकी रिक्शे वाले तो 200 से कम में मान ही नहीं रहे थे। क्या करे भैया, बारिश के मौसम में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए अगर कहीं जाएं तो ज्यादा दाम बताने पड़ते हैं। पर हमें ग्राहक की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा एक दाम ही लेता हूँ, फिर चाहे मौसम बारिश का हो या गर्मी सर्दी का। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। मोहन उस आदमी को रिक्शा में बैठाकर मदनलाल चौक पर जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुछ देर तक बारिश होते ही रोड पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। हे भगवान, थोड़ी और देर बारिश होती रही तो रोडों पर इतना पानी जमा होना शुरू हो जाता है, ऐसे में रिक्शा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भैया, यहाँ से जरा ध्यान से रिक्शा चलाना, यहाँ बहुत सारे गड्ढे हैं। कल ही एक रिक्शे वाले की रिक्शा यहाँ पलट गई थी। उस आदमी का तो इतना कहना था कि तभी मोहन की रिक्शा भी वहां पर पलट जाती है। रिक्शा पलटते ही वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। वो आदमी तो पास में बन रही एक इमारत के वहां रखे हुए सीमेंट के कट्टों पर जाकर गिरता है, जिस वजह से उसे कोई चोट नहीं आती। लेकिन मोहन सीधा सड़क के किनारे जाकर गिरता है, जिस वजह से उसके हाथ पैर और कमर में बहुत जोर की चोट लग जाती है। आसपास के लोग जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। सुजाता को जैसे ही मोहन की खबर मिलती है तो वो तुरंत अस्पताल पहुंचती है। मैंने आपको कहा था ना कि जरा ध्यान से रिक्शा चलाना, लेकिन आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते। जरूरी था क्या इतनी बारिश के मौसम पे काम पर जाना? अगर एक दिन काम पर नहीं जाते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। देखिए तो सही कितनी ज्यादा चोट लग गई है आपको। आपके पैरों में तो पहले ही इतना दर्द रहता है, ऊपर से अब ये चोट भी लग गई। अरे कुछ नहीं हुआ सुजाता, मामूली सी चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। तुम मेरी इतनी चिंता मत करो, मेरी चिंता करके तुम खुद को आधा कर लोगी। अगले दिन मोहन को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। सुजाता उसे लेकर घर आती है तो उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ और बेटी भी परेशान हो जाते हैं। दादी माँ, मम्मी ने पापा को मना किया था और आपने भी पापा को मना किया था कि अभी रिक्शा चलाने मत जाओ, लेकिन उन्होंने आप दोनों की बात बिल्कुल नहीं सुनी। जब मैं घर में किसी की बात नहीं सुनती और मुझे चोट लग जाती है तो आप सब लोग मुझे डांटते हो। तो अब पापा को भी आपकी बात न मानने की वजह से चोट लग गई है, तो अब आप भी पापा को डांट लगाओ। डांट तो इसे मैं खूब अच्छी तरह लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले इसे ठीक हो जाने दे, फिर मैं इसकी अच्छी तरह खबर लूंगी। उनके घर में सिर्फ एक मोहन ही काम करके पैसे कमाने वाला था, लेकिन मोहन को चोट लगने के बाद उनके घर में पैसों की तंगी आती जा रही थी। घर का राशन भी अब खत्म होने वाला है। घर में जितने बचत के पैसे थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मुझे बचत किए हुए कुछ पैसे बचाकर भी रखने पड़ेंगे। कल को अगर मुश्किल समय में पैसों की जरूरत पड़ गई तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। बहू, मैं तुझे बहुत देर से देख रही हूँ। आखिर तू मन मन में क्या बात कर रही है? ऊपर से तू तो बड़ी परेशान भी लग रही है। तू मोहन की तबीयत को लेकर चिंतित है क्या? देख, उसकी तबीयत की ज्यादा चिंता मत कर। डॉक्टर ने उसे बहुत अच्छी दवाई दी है, इसलिए वो कुछ महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, बात ये नहीं है। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कुछ महीनों में मोहन जी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन घर में अब पैसों की कमी हो रही है। धीरे धीरे बचत के सारे पैसे खत्म होते जा रहे हैं। मैं कोई काम करके पैसे कमाना चाहती हूँ, लेकिन ना तो पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मुझे कोई अच्छा खासा काम करना आता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दूँ। ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मुझे तुम्हारी बातें सुनाई नहीं दे रही।
मैंने तुम्हारी सारी बातें अच्छी तरह सुनी है। मैं तुम्हें किसी के भी घर साफ सफाई का काम करने जाने नहीं दूंगा। और रही बात पैसों की, तो अगर पैसे खत्म हो गए हैं तो मैं किसी से उधार ले लूंगा। जब दोबारा अपना काम शुरू करूंगा तो सारे पैसे चुका दूंगा। तुम काम के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखो माँ, फिर से बारिश शुरू हो गई। पता नहीं आखिर ये बारिश का मौसम कब खत्म होगा। मैं जब भी बाहर खेलने जाने के लिए निकलती हूँ तभी ये बारिश शुरू हो जाती है। मैंने देखा है कि सब लोग बारिश में चाय पकोड़े खाते हैं, तो तुम भी आज बारिश में हमारे लिए चाय पकोड़े बनाओ ना। वैसे सच बताऊं तो मेरा भी कई दिनों से चाय पकौड़े खाने का मन कर रहा है, लेकिन डॉक्टर ने तला भुना खाने को मना किया, इसीलिए मैं चाय पकौड़े बनाने के लिए बोल नहीं रहा था। लेकिन अगर गुड़िया का चाय पकौड़े खाने का मन कर रहा है तो तुम मेरे लिए भी चाय पकौड़े बना दो। अच्छा ठीक है, तो फिर आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आप सबके लिए चाय पकोड़े बनाकर लेकर आती हूँ। सुजाता जल्दी से सभी के लिए गरम गरम चाय पकोड़े बनाकर लाती है। तभी चाय पकोड़े खाते हुए सुजाता के मन में एक ख्याल आता है। वो अचानक से कहती है, देखिए मैं जानती हूँ आपको पसंद नहीं है कि मैं दूसरों के घरों में जाकर उनके घर का काम करूँ, लेकिन मैं अपना कोई काम तो शुरू कर ही सकती हूँ ना, जिसमें मैं खुद की मालकिन हो। हाँ, अगर ऐसा कोई काम होगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आखिरकार ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुम खुद अपनी मालकिन बन पाओगी? अरे ये चाय पकोड़े का काम। वैसे भी अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए लोगों को बारिश में चाय पकोड़े खाने का बहुत मन करता है। और बाजार में तो तरह तरह के खाने के ठेले हैं। अगर बाजार में एक जैसे 2 ठेले भी होते हैं तब भी दोनों का काम कम नहीं होता। और हमारे गांव के बाजार में तो चाय पकोड़े का एक भी ठेला नहीं है, इसलिए अगर मैं गांव में चाय पकोड़े का ठेला खोलूंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ठेला बहुत अच्छा चलेगा। वैसे बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुमने कभी बाहर जाकर काम ही नहीं किया, तो क्या लगता है तुम्हें, तुम बाहर जाकर काम कर पाओगी? अरे हाँ, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम अच्छी तरह संभाल लूंगी। मोहन अपनी बचत के कुछ पैसों से बाजार में सुजाता का चाय पकोड़े का ठेला खुलवा देता है। अगले दिन से सुजाता अपना ठेला लेकर बाजार में निकल पड़ती है। बारिश के मौसम की वजह से वो अपने ठेले पर एक बड़ी सी छतरी लगा लेती है, जिससे वो बारिश में ना भीगे। ठेला लगते ही कुछ देर बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बड़े ही सही समय पर बारिश शुरू हो गई है। अब लोग मेरे पास चाय पकोड़े खाने जरूर आएंगे। चाय पकोड़े वाली, गरम गरम चाय पकोड़े खा लो। बारिश के मौसम में गरम गरम चाय पकोड़े खा लो। सुजाता की आवाज सुनकर वहाँ से गुजर रहे लोग उसके पास आने लगते हैं। अरे वाह, अब तो बाजार में चाय पकौड़ों का भी ठेला लग गया, वरना मुझे घर जाकर अपनी माँ से चाय पकौड़े बनवाने पड़ते। अब मैं आराम से बारिश के मौसम में चाय पकौड़े पैक करवा कर ही घर पर ले जाऊंगा, तो मेरी माँ भी खुश हो जाएगी। लेकिन पकौड़े पैक करवाने से पहले मैं एक बार पकौड़े चख कर देख लेता हूँ। अगर मुझे पकौड़े पसंद आए तभी मैं चाय पकौड़े अपनी माँ के लिए लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल, मैं अभी आपको चाय पकोड़े देती हूँ। ये लीजिए, मैंने पकोड़े के साथ खाने के लिए हरी और लाल चटनी भी बनाई है। आप खाकर देखिए, आपको ये जरूर पसंद आएंगे। वो ग्राहक जैसे ही चटनी के साथ पकोड़े खाता है तो उसे वो बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह बहन जी, कितने स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं आपने। और इसके साथ ये जो चटनी है ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। आपके हाथ की अदरक इलायची वाली चाय भी बड़ी शानदार है। आप मेरे लिए 2 नहीं बल्कि 3 प्लेट चाय पकौड़े पैक कर दीजिए। आज मैं अपने पड़ोसियों को भी आपके हाथ के चाय पकौड़े खिलाऊंगा। धीरे धीरे वहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। सभी लोगों को सुजाता के हाथ के बने चाय पकोड़े बहुत ही पसंद आते हैं। कुछ ही देर में बारिश में उसके सारे चाय पकोड़े बिक जाते हैं। जैसे ही चाय पकोड़े खत्म होते हैं वैसे भी बारिश भी रुक जाती है, तो सुजाता अपना ठेला लेकर घर की ओर निकलती है। लेकिन बारिश में भरे हुए पानी की वजह से उसे ठेला लेकर घर जाने में बहुत दिक्कत होती है। हे भगवान, मुझे तो लगा था इस काम को करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बारिश के इतने गहरे पानी में ठेला घर तक लेकर जाने में तो बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे तो रोज ही बारिश होगी, तो मैं हर रोज ठेला लेकर बारिश के पानी में कैसे घर जाऊंगी। सुजाता जैसे तैसे बड़ी ही मुश्किल से ठेला लेकर घर पहुंचती है, तो घर पहुंचकर वो सारी बात अपने घर वालों को बताती है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका एक रास्ता है। बाजार में अपना ठेला लगाने से अच्छा अपने घर के बाहर ही अपना चाय पकोड़े का ठेला लगाना शुरू कर दे।
यहाँ से भी तो दिन भर के कितने लोग गुजरते हैं, तो तुझे आने जाने में कोई परेशानी भी नहीं होगी और यहाँ से आने जाने वाले लोग भी तेरे ठेले से चाय पकोड़े खरीद कर खा लेंगे। साथ ही हम लोग भी काम में तेरी मदद कर पाएंगे। सुजाता को अपनी सास की ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। वो अगले दिन से अपने घर के बाहर ही अपना चाय पकोड़े का ठेला लगाना शुरू कर देती है। वहाँ से जितने भी लोग गुजरते वो बारिश में सुजाता के हाथ के बने चाय पकोड़े जरूर खाते। उसकी सासू माँ भी काम में उसकी पूरी मदद करवाती। कुछ ही समय में सुजाता का काम बहुत अच्छा चलने लगा। लोगों को उसके हाथ के बने चाय पकोड़े इतने पसंद आए कि बारिश का मौसम खत्म होने के बाद भी उसके ठेले पर से लोगों की भीड़ कम नहीं हुई। जब मोहन की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई तो वो भी रिक्शा चलाने का काम छोड़कर सुजाता की चाय पकोड़े की काम में मदद करने लगा और कुछ ही समय में अपनी मेहनत से उन लोगों ने गांव में अपना चाय पकोड़े का ढाबा खोल लिया। कविता अपने 3 बच्चों के साथ अपनी माँ के घर बैठी हुई थी और लगातार रोई जा रही थी। अपनी माँ को इस तरह रोता हुआ देखकर उसके दोनों छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे थे। तब कविता की माँ उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, सुनो बेटी, इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो उस आदमी का रोज का काम हो गया है। मेरी बात मान, तू अब अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ सोच। रहने दो माँ, हर बारी ऐसा ही होता है। जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो मुझे ऐसी ही बातें सुनाती हो और 2 दिन बाद तो मुझे ये बताने लगती हो कि पति तो परमेश्वर है, तुम्हें वहीं जाकर रहना होगा। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम्हें नहीं पता माँ, उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। हाँ नानी, इस बार हम लोग भी वहाँ वापस नहीं जाएंगे। नानी, मुझे तो बहुत डर लगता है जब भी घर में ऐसा कुछ होता है। मैं तो डर के मारे पड़ोस वाली चाची के घर चली जाती हूँ। कविता की माँ अपनी बेटी और अपने नवासों की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपनी बेटी को ये एहसास दिलाए कि वो उसके साथ है और वो अब उसे कभी वापस नहीं भेजेगी। कविता अपने पति के साथ शहर के एक छोटी सी जगह पर रहती थी। उसका पति मजदूरी किया करता था, लेकिन उसकी संगत बहुत ही बुरी थी, जिस कारण में आए दिन वो शराब पीकर अपने घर आता और अपनी बीवी को मारने पीटने लगता। ऐसा होते हुए काफी वक्त बीत गया था। कविता का जब भी झगड़ा होता वो अपनी माँ के घर चली जाती और फिर थोड़े दिनों बाद उसकी माँ उसे समझा बुझाकर वापस घर भेज देती। लेकिन इस बार उसके पति नरेश ने उसके साथ साथ बच्चों को भी बहुत बुरी तरह मारा पीटा था। उनकी इस हालत को देखकर इस बार कविता की माँ को नरेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने मन ही मन सोच लिया था कि इस बार कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को वापस नहीं भेजेगी। लेकिन वो खुद भी इतनी अमीर नहीं थी कि अपनी बेटी और उसके बच्चों की अच्छी देखभाल कर पाती। इसी तरह कई दिन निकल गए। नरेश भी अपनी पत्नी और बच्चों को लेने इस बार नहीं आया। उधर कविता की माँ के घर धीरे धीरे रखा हुआ सामान भी खत्म होने लगा। उधर उसकी माँ अब बहुत चिंता करने लगी थी। माँ, तू परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। बेटी, तू तो मेरी हालत जानती ही है। थोड़ा बहुत काम जो करती हूँ बस उसी से अपना गुजारा कर पाती हूँ। अब तुम लोग आ गए हो तो मैं काम पर भी नहीं जा पा रही हूँ। माँ, तुझे अब काम पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं काम पर जाऊंगी, तो सिर्फ बच्चों का ध्यान रख। अगले दिन कविता जहाँ उसकी माँ काम करती थी वहां पर पहुंच जाती है। अच्छा, तो तुम उनकी बेटी हो? उन्हें क्या हुआ? कई दिनों से आ नहीं रही थी, मैंने सोचा काम छोड़ दिया क्या? वो जरा माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो काम पर नहीं आएंगी। उनकी जगह मैं आऊंगी अब से काम पर। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो काम बिल्कुल अच्छे से करना है और ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। तुम्हारी माँ मेरे यहाँ पर बरसों से काम कर रही है। अब जी, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये कहकर कविता काम पर लग जाती है। कई दिन वो लगातार इसी तरह काम पर आती है और घर जाती है। एक दिन वो अपने बच्चों के लिए रास्ते से सब्जी पूरी लेकर जाती है। घर आने पर, माँ, सब्जी पूरी लेते वक्त मुझे एक ख्याल बार बार आ रहा था। क्या ख्याल आ रहा था कविता? क्या चल रहा है तेरे मन में, मुझे भी बता। माँ, क्यों ना हम लोग भी सब्जी पूरी बेचने का काम करें? ये ख्याल तुझे कैसे आया और हम सब्जी पूरी का काम कैसे कर सकते हैं? यहाँ कहाँ सब्जी पूरी का काम चलेगा? हर घर में हर औरत को सब्जी पूरी बनानी आती है। माँ, मैंने माना कि हर औरत सब्जी पूरी बना सकती है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह खाली पेट घर से निकल जाते हैं और बाहर जाकर नाश्ते की तलाश करते हैं। मैंने देखा है
हमारे वहाँ पर सुबह सुबह लोग सड़क किनारे खड़ी हुई सब्जी पूरी, कचौरी सब कुछ खरीद रहे होते हैं। हाँ माँ, मेरे स्कूल के पास भी एक अंकल बहुत अच्छी सब्जी पूरी बनाते थे और सुबह सुबह उनके पास बहुत भीड़ होती थी। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं ये काम बड़े आराम से कर सकती हूँ और सुबह सुबह का काम है, पूरा दिन उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब मैंने सोच ही लिया है, मुझे अपने बच्चों को खुद ही पालना है, तो फिर ओखली में सर तो देना पड़ेगा ना माँ। वो तो ठीक कह रही है तू, पूरा दिन हमारे पास और काम करने के लिए भी वक्त होगा, पर इसके लिए हमें पैसों की जरूरत होगी और मेरे पास जो बचत है वो तो सिर्फ 1000 रुपए ही है। हाँ माँ, तो कौन सा हमें पूरा दिन काम करना है? सुबह सुबह का काम करना है, अपने घर के बर्तन लेकर चलेंगे, घर का ही सारा कुछ सामान होगा और वहां से फिर घर ले आएंगे। आखिर में कविता की माँ भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों शाम को बाजार जाकर जरूरत का सामान खरीद लाते हैं। अगले दिन कविता एक ऐसी जगह की तलाश करती है जहां पर बहुत सारे लोग सुबह सुबह या तो सवारी का इंतजार कर रहे होते हैं या अपने काम पर जाने की, और फिर उसे एक ऐसी जगह दिखाई दे जाती है जहां पर सुबह सुबह बहुत सारे मजदूर काम की तलाश में खड़े होते हैं और उधर ही एक बस स्टॉप भी था जहां पर सुबह सुबह जाने आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ होती है। वो खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह सुबह वो अपनी माँ के साथ वहां पर जाकर सब्जी पूरी बनाने लगती है। 30 की 4 पूरी, 30 की 4 पूरी। कविता, तुझे क्या लगता है कोई आएगा पूरी खाने के लिए? माँ, थोड़ा सब्र करो, अभी तो हम लोगों ने दुकान ही शुरू की है। तभी 2 लोग वहां पर आते हैं और सब्जी पूरी के लिए बोलते हैं। कविता फटाफट सब्जी पूरी तैयार करती है और उसकी माँ उन्हें खाने के लिए देती है। सब्जी पूरी का स्वाद उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वो एक एक प्लेट और खा जाते हैं। उन दोनों को वहां पर खाते हुए देखकर कुछ लोग और भी आ जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे पहले ही दिन उनके पास काफी अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। 30 में 4 पूरी, और कविता पूरियां भी थोड़ी बड़ी और मोटी ही बना रही थी ताकि लोगों का पेट भर सके। पहला दिन था, वो थोड़ा ही सामान लेकर आए थे, देखते ही देखते वो खत्म हो गया। माँ, मुझे तो ये पता था कि ये काम चल जाएगा, पर पहले ही दिन हमारे पास अच्छा खासा काम आया, लेकिन हम लोग तो बहुत ही कम सामान लेकर आए थे। कुछ भी कह कविता, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपने पैसों की बात ही कुछ और होती है। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी घर आ जाती हैं और अगले दिन की तैयारी में लग जाती हैं। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत उनके पास आती है। चाची, मैंने सुना है तुम लोगों ने आज सब्जी पूरी की दुकान लगा रखी है। हाँ, तो उसमें बुराई क्या है, अपना काम हमने शुरू किया है। अरे नहीं, मैं तो बस पूछने के लिए ही आई थी। वो कह रहे थे कि तुम दोनों को वहां पर सब्जी पूरी बेचते हुए देखा। वैसे कितना अजीब नहीं लग रहा होगा कि सुबह सुबह इतने सारे लोगों के बीच में आप दोनों सब्जी पूरी बना रही थीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हें दिक्कत इस चीज से हो रही है कि हम सब्जी पूरी बेच रहे थे, या इस चीज से दिक्कत हो रही है कि हम इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर सब्जी पूरी बेच रहे थे? सुनो बेटी, जाओ, तुम्हारे घर में बहुत सारे काम होंगे, उन काम को जाकर खत्म करो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ये लो चाची, मैं तो तुमसे बात करने के लिए आई थी कि कोई और काम क्यों नहीं देख लेती हो। क्यों, जो काम हम कर रहे हैं उसमें क्या बुराई है? तुम्हें हमारे काम में जो बुराई दिख रही है, तो तुम्हें ये नहीं दिखा कि इस घर में 2 बच्चे हैं जो 10 दिन से भूखे बैठे हुए थे? जरा जाकर उनका हालचाल पूछ लूं। बस मुंह उठाकर आ गई ये पूछने के लिए कि सब्जी पूरी क्यों बेच रही हो। उस औरत के जाने के बाद, माँ, वो भाभी ऐसा क्यों बोलकर गईं? क्या ये काम बुरा है? कविता की ये बात सुनकर उसकी माँ हंसने लगी और फिर अपनी बेटी को बोली, तुम्हें पता है बेटी, मैं तुझे आज बहुत ही ज्ञान की बात बताती हूँ। गज भर की जो जबान होती है ना, वो कैंची का काम करती है, और तुझे तो पता ही है कैंची का काम होता है काटना। तो तुम्हें भी पत्थर बन जाना है। कौन क्या कहता है और क्या नहीं कहता, इन बातों पर ध्यान ना देकर तू सिर्फ अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे। अगले दिन सुबह सुबह कविता अपनी माँ के साथ फिर वहां पर जाकर सब्जी पूरी का अपना ठेला लगा लेती है। धीरे धीरे सभी लोग सुबह के नाश्ते की तलाश में उसके पास आने लगते हैं और स्वादिष्ट सब्जी पूरी खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। देखते ही देखते आज भी उनका सारा सामान बिक जाता है। घर आने के बाद कविता अपनी माँ से कहती है कि हम यही काम करेंगे, और बस उसके बाद वो अपने बच्चों के लिए स्कूल में बात करती है, उनका एडमिशन कराती है और रोज सुबह अपनी माँ के साथ जाकर सब्जी पूरी का काम करती है। वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है
काफी समय हो जाता है। कविता और उसकी माँ की मेहनत रंग लाती है और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। और फिर माँ बेटी फैसला करती हैं कि अब वो दोपहर तक, जब तक कि बच्चे स्कूल से घर नहीं आ जाते, तब तक सब्जी पूरी का काम करेंगी। अब उन्होंने सब्जी पूरी के साथ रायता भी रख दिया और एक दिन नरेश उन लोगों को ये काम करते हुए देख लेता है और वो शाम को कविता की माँ के घर पहुंच जाता है। अरे वाह कविता, तुमने तो अपना अच्छा काम धंधा जोड़ लिया है। घर के हालात भी अच्छे लग रहे हैं, बच्चे भी नए नए कपड़ों में खड़े हुए हैं। चल चल, बहुत हो गया यहाँ पर काम, अपने घर वापस चल, वही तेरा असली घर है। अगर वही मेरा असली घर था तो उस घर से निकाला क्यों था? और अब मुंह उठाकर मुझे लेने कैसे आ गए? क्योंकि तुमने मुझे काम करते हुए देख लिया है, बच्चों को अच्छे कपड़ों में देख लिया। हमारे अच्छे हालात तुमसे देखे नहीं जा रहे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई। चलना, वापस अपने घर चलते हैं, वहीं पर ही ये काम करना। वाह भाई वाह, वहां जाकर भी मैं काम ही करूंगी। और घर पर वो तुम कह रहे हो कि मेरा है, मैं अपने घर जाकर काम क्यों करूं? तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। हाँ हाँ, मैं ही तो ख्याल रखूंगा। तुम काम करना और मैं तुम्हारा वहां पर ध्यान रखूंगा कि कोई आकर तुम्हें परेशान ना करे। सुनो मेरी बात, अभी यहाँ से चले जाओ और मेरा दिमाग मत खराब करो। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। अगर मुझे अपने बच्चे खुद ही पालने हैं तो मैं यहाँ अपने माँ के साथ रहकर पालूंगी। बेटी, मैं तुझे उसके साथ भेज देती, लेकिन इसकी आंखों में लालच नजर आ रहा है। उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये तुझे नहीं, तेरे काम की वजह से तुझे यहाँ से लेकर जा रहा है। और अब मैं कहती हूँ, तुझे इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। तू अपने बच्चों को खुद पाल सकती है, मैं रहूं या ना रहूं। ये सुनकर नरेश वहां से चला जाता है और उसके बाद कविता कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती और अपने जीवन की अनेकों ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है।